और अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। इच्छा मृत्यु का विषय निश्चित तौर पर एक पेचीदा मुद्दा है। यह न केवल भावनात्मक है बल्कि इसके पीछे तमाम तरह के कानूनी बारीकियां भी शामिल हैं। ऐसा ही एक मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसको लेकर एम्स दिल्ली को एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। आप देखिए ये रिपोर्ट, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। इच्छा मृत्यु ये शब्द अपने आप में ही बेहद भावनात्मक और मर्म से भरा है, लेकिन ये टर्म इन दिनों चर्चा में क्यों है और इसे लेकर अदालत को क्यों दखल देना पड़ रहा है, चलिए समझाते हैं आपको। दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत के सामने एक माता पिता अपने बेटे की इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। 31 साल के हरीश राणा पिछले 13 साल से 100% दिव्यांगता के साथ चेतना शून्य यानी स्टेट ऑफ नो माइंड की स्थिति में है। अदालत को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक मरीज की हालत बेहद दुखद और उसके सुधार की कोई भी उम्मीद नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पेचीदगी को देखते हुए सेकेंडरी बोर्ड की राय लेने की बात कही है। इसके लिए कोर्ट ने पीड़ित के सभी मेडिकल दस्तावेज एम्स के निदेशक को भेजने का आदेश दिया है ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके। अगले बुधवार तक ये रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। आपको बता दें कि 20 अगस्त 2013 को पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हरीश राणा पीजी अकोमोडेशन की 4थी मंजिल से नीचे गिर गए थे। कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद हरीश की तबीयत में सुधार नहीं हुआ और वो वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। हरीश को इस दर्द में देखकर उनके माता पिता ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हरीश के पिता का कहना है कि इस हालत में हरीश का जीवित रहना गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एक मामले में इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जिस तरह व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसी तरह गरिमा में मरने का अधिकार भी है। इसके तहत कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को मंजूरी दी थी। इसमें बीमार व्यक्ति का इलाज बंद कर दिया जाता है। यानी भारत में सिर्फ पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी है। यह भी समझना होगा कि किन हालातों में इच्छा मृत्यु का आवेदन किया जा सकता है। दरअसल इच्छा मृत्यु उसी व्यक्ति के लिए है जो किसी ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो जिसका इलाज संभव नहीं हो और जिंदा रहने में उसे बेहद कष्ट उठाना पड़ता हो। दुनिया के ज्यादातर देशों में यही नियम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर दे और इसके लिए कोर्ट को जरिया बनाए। फिलहाल तो हरीश राणा का मामला बिल्कुल अलग है और यही वजह है कि हरीश राणा के माता पिता ने इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट भी उनके दर्द को समझता है और मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले सेकेंडरी बोर्ड की राय लेने की बात कही है, ताकि न्याय के साथ जिंदगी की डोर की गरिमामयी अंत को लेकर सुप्रीम फैसले को अंजाम दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा ही पेचीदा मुद्दा है और इस पेचीदे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस कवर स्टोरी में। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर कुमार हैं, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद के, और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, और डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। तो सुधीर सर, आशुतोष जी और श्रेष्ठा जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले सुधीर सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो मामला है वो बड़ा ही पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंडरी ओपिनियन के लिए एम्स को एक समिति बनाने की बात की है और रिपोर्ट सौंपने की बात की है जल्द से जल्द। तो वो कौन सी स्थिति होती है जब डॉक्टर इच्छा मृत्यु की सहमति देते हैं? देखिए, जैसा आपने बताया बहुत ही पेचीदा मामला है, लेकिन इसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी निर्देश जारी कर दिए थे और उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी मरीज को अगर हम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट डायग्नोज करते हैं तो फिर जो आर्टिफिशियल जो जिससे कि हम जिंदगी को प्रोलॉन्ग करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना, और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर हम ट्यूब के द्वारा, पाइप के द्वारा फीडिंग कर रहे होते हैं तो ये भी उसमें शामिल होता है। और उसी को लेके ये इस व्यक्ति के माता पिता भी कोर्ट में फिर से गए हैं। तो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट को अगर हम समझना चाहें तो बेसिकली इसमें मरीज कॉन्शियस स्टेज में नहीं होता है, तो न ही वो बात कर सकता है और न ही वो किसी की बात को समझ सकता है। तो उसकी जो लाइफ के जो मतलब मेन जो कारण होते हैं, जो सपोर्ट्स है, जैसे कि सांस चलता रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन वो किसी तरह का कॉन्शियस नहीं होता और न ही वो चल सकता है, और उसकी आंखें घूम सकती हैं लेकिन वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता है। तो बेसिकली इस कंडीशन से अगर इस सिचुएशन में अगर मरीज समझिए कि 3 महीने तक रहे नॉन ट्रॉमेटिक केसेस में, या फिर हेड इंजरी केस में 1 साल से ऊपर रहे, तो
तो इसे हम परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट बोल सकते हैं, और उस कंडीशन से फिर से वापस आना ये असंभव सा होता है। तो इसी सिचुएशंस में कोर्ट का आदेश आदेश था या निर्देश था कि इसमें हम मतलब पैसिव यूथनेसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशुतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम इच्छा मृत्यु को लेकर देखें तो भारत में और भारत समेत पूरी दुनिया में क्या प्रावधान है इसको लेकर, किस तरह के कानून हैं? देखिए, बहुत सारे देश हैं जहां पर राइट टू डेथ बाय डिग्निटी, ये इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें कि इंडिया में भी जब ये मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको डिसाइड किया, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना था कि जिस तरह से आर्टिकल 21 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें राइट टू लाइफ है, उसी तरह से जो है राइट टू जो है डेथ विथ डिग्निटी भी उसमें होना चाहिए। और इस पहलू को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में डेप्थ में सुनने के बाद जो है इसको अलाउ किया था। हालांकि उसमें उसने कुछ कंडीशंस उस समय लगाए गए थे, और जो कंडीशंस थे वो इस तरीके के थे कि एक तो ऐसा कि जो है एक्टिव यूथनेसिया जो है वो अलाउड नहीं था, सिर्फ पैसिव जो है उसको अलाउ किया गया, कि जैसे अगर कोई पेशेंट है, वो बीमार है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और जो डॉक्टर्स हैं वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसका जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, और ये अल्टीमेटली ये लाइफ इसको देना एक तरह से असंभव है, बहुत मुश्किल है। तो उस बेस पे ही जो है सिर्फ उसका ट्रीटमेंट को रोकना, या जैसे उसको लाइफ सपोर्ट दिया गया है, तो लाइफ सपोर्ट को सिर्फ हटाया जा सकता था इन अ पैसिव मैनर, नॉट डायरेक्टली, या कोई ड्रग दे दिया या ऐसा, वो बिल्कुल आज भी इलीगल है। तो आज भी एक्टिव यूथनेसिया जो है वो इलीगल है इंडिया में भी और बहुत सारी कंट्रीज में भी। लेकिन ये पैसिव यूथनेसिया को अलाउ किया गया था। इसमें कुछ और कंडीशंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने डाले थे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसमें एक जो है पैनल बनाया जाए डॉक्टर्स का, और वो जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो बनाए कि इस पर्टिकुलर जो आदमी है, जो ये चाहता है पर्सन, या उसका इलाज नहीं किया जा सकता है, कोई और दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो ये रिपोर्ट को जो है पूरी तरह से बनाने के बाद ये सबमिट होगा, और ये हाईकोर्ट में जो है एटलीस्ट 2 जजेस के बेंच में जो है ये मामला जाएगा, और वो फिर डिसाइड करेंगे कि इसमें हर एक पर्टिकुलर केस में जो है पैसिव यूथनेसिया अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसी तरीके से इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें, जो राणा की केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने उनके जुडिशियस माइंड से उनको लगा कि ये अलाउ नहीं करना चाहिए, तो ये जो है ये याचिका जो है खारिज कर दी गई थी। बिल्कुल। और उसी को जो है उनके फादर ने, राणा के फादर ने जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये फिर से जो है एक तरह से एम्स के पैनल डॉक्टर्स से जो है ये पूरा रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि क्या इस केस में इसको जो है पैसिव यूथनेसिया को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये 13 साल से, चूंकि ये पूरी तरह से ये जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी एक्टिव पोजीशन में नहीं है, और उसका इलाज पूरी तरह से जो है पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो इसमें जो है मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद रिपोर्ट देखने के बाद पैनल ऑफ डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का, हो सकता है कि इसको अलाउ करेगा। जी, ठीक बात है। डॉक्टर श्रेष्ठा, आपसे समझना चाहेंगे कि एक परिवार के लिए मानसिक रूप से कितना चुनौतीपूर्ण होता है कि वो अपने परिजन के लिए इच्छा मृत्यु का रास्ता उसको जब चुनना पड़ता है। तो परिवार के लिए सबसे आखिर का रास्ता होगा, और बिफोर अप्रोचिंग दैट they must have gone through a lot of emotional, psychological, financial and social level पे disturbances उन्होंने झेला है। इमोशनल इन अ सेंस के कहीं ना कहीं जब हमारे बहुत करीब का कोई इस परिस्थिति में आ जाए कि उसका जीने का भी उम्मीद नहीं है, डॉक्टर कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं मन ये भी कहता है कि कोई चमत्कार अगर हो जाए तो, वो जाने वाला वापस आ जाए तो ऐसे कश्मकश में हम रहते हैं। दिस डिसीजन इज नेवर इजी। व्हाट मेक्स इट वर्स इज द एंटिसिपेटरी ग्रीफ। वो पूरी तरह से चला नहीं गया, वो है, पर लगता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। ये एक परिस्थिति जो है एक इंसान को, एक परिवार को इमोशनली तोड़ के रख देते हैं। फाइनेंस की बात अगर हम करें तो कोई फैमिली तो ऐसे होते हैं कि ज्यादा लंबे समय तक अगर उस मरीज को हॉस्पिटल में रखे तो उसको खर्चा, उसका जो वेंटिलेशन का सपोर्ट कॉस्ट, आईसीयू का सब मिला के
घर बार तक बेच देते हैं। बट देन जब आखिरी उम्मीद भी टूट जाए, जब डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर दे कि नहीं इसका वापस आने का कोई भी चांस नहीं है, तो फाइनली पेरेंट्स हो या और कोई रिश्तेदार हो, ये बहुत एक कठिन जो है डिसीजन वो लेने पे मजबूर हो जाते हैं कि फिर इसको जाने देते हैं, यही अच्छा होगा, देयर विल बी सम डिग्निटी इन हिज डेथ। तड़प रहा है, शायद हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर सुधीर, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि ये तो एक केस है, लेकिन अगर हम देखें तो देश में ऐसे तमाम केस होंगे जो इस केस से नज़ीर लेने की कोशिश करेंगे, इस केस से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या डॉक्टर भी इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं? अगर डॉक्टर इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं तो किस तरह से देते हैं, उन्हें क्या प्रोसेस बताते हैं? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले एज डॉक्टर्स, एज न्यूरोलॉजिस्ट, हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये मरीज का सिचुएशन क्या है, इसके केस में क्या ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले किस कारण से मरीज कोमा में गया या मतलब अनकॉन्शियस स्टेज में गया। तो सबसे कॉमन हमारे देश में अभी भी एक्सीडेंट्स हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हों या फिर असॉल्ट्स हों या बिल्डिंग से गिरने का मामला जैसे इस केस में भी था। और दूसरा, ब्रेन के दूसरी बीमारियां जैसे सीवियर इन्फेक्शंस, ब्रेन हेमरेज और कभी कभी कार्डियक अरेस्ट के बाद ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलना। तो ये सब अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं और हमें कम से कम यहाँ 4 हफ्ते का वेट करना होता है, क्योंकि अगर उससे कम टाइम अगर हम वेट करें तो मरीज ठीक भी हो सकता है या फिर मरीज कोमा में भी रह सकता है। तो 4 हफ्ता कम से कम हम वेट करते हैं और देखते हैं कि मरीज इससे बाहर निकल रहा है कि नहीं। और जैसा अभी मैंने पहले बताया कि कैसे हम डायग्नोस करते हैं, तो उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर हम दूसरे टेस्ट जैसे कि MRI और EEG यूज़ कर देखने के लिए ब्रेन कितना डैमेज है, कितना फंक्शनिंग है। तो फिर उसके बाद अगर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस मरीज को परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है, तो फिर वहां से वापस लौटना लगभग असंभव होता है। तो मरीज भले ही दिखे कि वो कॉन्शियस है, क्योंकि उसकी आंखें खुलती हैं, उसका स्लीप वेक साइकिल नॉर्मल होता है, तो नॉर्मली उठता है और जागता है और सोता है। उसमें रोविंग आई मूवमेंट्स, आंखें की मूवमेंट हो सकती है, लेकिन वो फोकस नहीं करता है और नहीं वो कुछ समझता है। उसे उसके बॉवेल और ब्लैडर भी इनकॉर्डिनेट होते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता है और हर चीज़ के लिए वो दूसरों पर डिपेंड करता है। इस सिचुएशन से वो वापस लौट नहीं सकता है। तो अगर हम ये डिसाइड करते हैं तो फिर हम ये फैमिली मेम्बर्स को भी बताते हैं कि देखिए सिचुएशन ऐसा है। और यहाँ बहुत सारे पहलू आते हैं। एक, जैसा कि उन्होंने बताया कि लाइफ विद डिग्निटी एंड डेथ विद डिग्निटी, एक वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर खर्च, हमारे देश में खर्च और एक्सपेंसेस तो हमें देखना ही पड़ता है। और दूसरा ये बात है, अगर हम हॉस्पिटल में वैसे मरीज को रखते हैं तो फिर कोई दूसरा मरीज जो कि ठीक हो सकता है उसे हम डिनाई भी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं यहाँ पे। ये बहुत आसान डिसीजन नहीं है। तो फैमिली के साथ मिलके, पैनल ऑफ डॉक्टर के साथ मिलके और साइकोलॉजिस्ट, काफ़ी लोगों के डिस्कशन के बाद फिर फैमिली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। और एक और चीज़ जो कि कोर्ट ने बताया था और हम लोग ये बोलते हैं, एक लिविंग विल। तो अगर जब आदमी पूरा होशोहवास में हो, नॉर्मल हो, और अगर वो एक लिख करके जाए कि अगर मुझे ऐसा सिचुएशन कभी हो तो फिर मुझे पैसिव यूथनेसिया के लिए किया जाए, अगर वो मरीज लिख के जाता है तब फिर फैमिली मेम्बर्स आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग उस बारे में सोचना चाहते नहीं हैं। तो बहुत रेयर ही होता है कोई लिविंग विल दे के जाए कि हाँ इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नहीं, जाहिर तौर पर सर इसका नहीं सोचना एक ये भी कारण है कि अक्सर हमारे वहाँ नियम का, कानून का दुरुपयोग भी हो जाता है, तो वो डर भी वाजिब है। आशुतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कोई पुख्ता कानून बनना चाहिए भारत में इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये तो एक केस है, लेकिन इस तरह के, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि तमाम केसेस हैं जो रास्ता खोज रहे हैं कि हमें कोई रास्ता दिखे कि हम अपने मरीज को जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता उसके लिए एक इच्छा मृत्यु का रास्ता या फिर उसे ठीक करने का रास्ता, मतलब कोई एक बीच का रास्ता निकले। तो क्या कोई पुख्ता कानून होना चाहिए, और वो कानून जिसका दुरुपयोग ना हो? जी देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे गाइडलाइंस को जो है बनाया है 2018 में, और इनफैक्ट 2023 में भी इसमें अमेंड भी किया गया कि टाइम बाउंड बनाया गया। क्योंकि पहले अगर कोई पेशेंट जो है वो कोमा में है या ऐसी हालात में है, तो अब उसको जो है पैसिव यूथेनेसिया देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे सालों लग जाते थे, क्योंकि रिपोर्ट टाइम पे नहीं आती थी, बहुत डिले होता था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम बाउंड बनाया कि जो है एक समय के अनुसार के हिसाब से डॉक्टर्स की रिपोर्ट आनी चाहिए, ताकि ऐसे मामलों को जल्दी जो है डिसाइड किया जा सके। क्योंकि जो पेशेंट है वो भी बहुत तरह से तकलीफ को झेलते हुए वो जो है रह रहा है, और साथ में उसकी पूरी फैमिली भी परेशान है। हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें
जो है कानून जो है बन सकता है आगे चल करके, कि ताकि सब कुछ क्लैरिटी के साथ हो और हर एक सिचुएशन का उसमें जिक्र हो कि किस तरह से क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मिसयूज भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर किसी ने एडवांस में लिख के दिया है तो हो सकता है कि उसका डिक्लेरेशन को मिसयूज किया जा सके। करेक्ट। या अगर आप देखिए कि कोई कोमा में है या ऐसी हालात में है जहां पर पेशेंट का कंसेंट तो नहीं लिया जा रहा है, पेशेंट को तो नहीं पता है कि पेशेंट का क्या विश है, क्या वो इस हालात में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। सही बात तो है। उसका कोई विश हम नहीं ले, उसकी चाहत को हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि उसका कोई पहले से कोई डिक्लेरेशन नहीं है और आज की स्थिति में वो कोई बोलने के स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर उसकी फैमिली जो है कंसेंट दे रही है या कुछ बता रही है, तो उसमें भी कोई गड़बड़ी ना हो। तो मुझे लगता है कि अगर कानून हो जो इसको कंसोलिडेटेड तरीके से अगर डील करे, तो इसमें गड़बड़ियां या मिसयूज इस तरह के जो सिचुएशन हो सकते हैं उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। अभी देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था, जैसे एक मान लीजिए कंट्रीज जैसे जर्मनी जैसी कंट्री है, वहां पर ये जो है पैसिव यूथनेसिया को नहीं मानते हैं इस कानून को, लेकिन ये असिस्टेड सुसाइड को ये कानून बनाया है इन्होंने, ये इसको लेकर के चलते हैं। ओके। जहां पर मरने वाला जो है उसका खुद वो अपना कंसेंट दे सकता है। ओके। लेकिन जहां पर यूथनेसिया की बात है वहां पर वो वैसी स्थिति में नहीं होता जहां अपने खुद से वो कंसेंट दे पाए। तो उसी तरीके से और भी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस, ये अभी तक ये इस कानून को उन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन ये कंसिडरेशन में उन्होंने रखा है कि इसको आगे हो सकता है वो करें। जहां कर नीदरलैंड्स जैसी जो कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलरेडी पैसिव यूथनेसिया जैसे कानून को बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे देश हैं जहां अलग अलग कानून बने हैं अपने कंट्रीज को देखते हुए, वहां के लोगों की मन भावना को देखते हुए जी। और सारा सोशल नेटवर्क और सारी व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कानून बनाया है। तो उसी तरह से हमारे देश में भी हो सकता है आगे चल करके कानून बने, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट में बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है। बिल्कुल, यानी हमें कम से कम इस दिशा में सोचने की जरूरत है। डॉक्टर श्रेष्ठा, आपसे समझना चाहेंगे कि एक परिवार को ऐसी स्थिति में कैसे निर्णय लेना चाहिए, उसको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? पहली बात तो परिवार को ये बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लेना है कि जिसके जो है हॉस्पिटल में उसका कोई भी बहुत ही करीबी रिश्तेदार जो भी हो, वो शायद और वापस नहीं आएगा। नाउ इसके लिए as I said, this grief is way heavier. Death is never, there's nothing fair about death anyway. वो accidental death हो, यूथनेसिया हो या नॉर्मल डेथ हो, जो भी हो, उसमें वो ग्रीफ आना ही आना है। बट इसमें जो है और सीवियर हो जाता है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं। अगर फैमिली कंसेंट दे भी दे तो समाज को भी ये जवाब देना होता है, क्योंकि समाज भी उसको जज करते हैं, तुमने बहुत ट्राई नहीं किया, तुमने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। एक मॉरल, एथिकल, रिलीजियस कंसर्न्स भी होता है कि तुमने पाप कर दिया, तुमने उसको जाने दिया, उसके मरने के लिए तुम जिम्मेदार हो। ऐसे हजारों बातों से तब इंसान, वो परिवार बहुत ही परेशान हो जाता है। They do not even know how to talk about this with relatives or people in society. But then financial aspect एक है जो कि it's a real thing. ऐसे भी होते हैं ना, जो घर पे एक सदस्य जो है जो ऐसे परिस्थिति में है, बिल्कुल, और भी सदस्य है जिसका पढ़ाई, एजुकेशन, शादी सब कुछ दांव पे लगा के पूरी जमा पूंजी सब खर्चा कर दिया इस एक के पीछे जो कभी शायद लौट के आएगा नहीं। तो ये बहुत कठिन डिसीजन है। बट देन फैमिली शुड कंसिडर दिस इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट के पॉसिबिलिटी क्या है। अगर ना के बराबर है बिल्कुल, तो दे शुड टेक दैट अ स्टेप। जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थिति होती है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, और कोई भी क्यों चाहेगा कि उसके परिवार का, उसका करीबी उससे दूर हो। लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो स्थितियां कुछ विचित्र हो जाती हैं, जैसा कि इस केस में देखने को मिल रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट को भी राय लेनी पड़ रही है, समझना पड़ रहा है कि हम कैसे इसमें एक न्यायपूर्ण फैसला दे पाएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डॉक्टर सुधीर, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आशुतोष जी, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डॉक्टर श्रेष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी।